नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3। जो हमारे चैप्टर का नाम है पदार्थों का पृथक्करण। कैसे हम पदार्थों का पृथक करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपको पता है बच्चों, जैसे हमने अपने मम्मी पापा मम्मी को देखते होंगे कि वो चावल में से जो कंकड़ निकालती है उसको हाथ से निकालती है। और अगर हमें चाय को छानना हो तो हम चाय छन्नी से चाय पत्ती को अलग करते हैं ना। तो आज उसी के बारे में पढ़ेंगे, पदार्थों का पृथक्करण कैसे करते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि हमारे दैनिक जीवन में हमें ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिससे हम पदार्थों की किसी मिश्रण से पदार्थ को पृथक करते हुए देखते हैं। आपको बता दें, जिनमें हम पदार्थों को किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखा होगा अपने मम्मी को। क्या आपको पता है, चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से छाननी द्वारा पृथक किया जाए। आपको पता है कि अगर हम चाय बनाते हैं और चाय को जब छानते हैं तो उसका जो जो चाय पत्ती होती है, चाय की पत्तियाँ होती हैं, क्या उसको चाय से छानने के लिए एक छन्नी का मदद से क्या करते हैं, छानते हैं। आपको पता है, फसल की कटाई के पश्चात अनाज से जो भूसे भूसे से पृथक करते हैं, जैसे आपको देखा होगा कभी खेत में जो कटाई होती है तो हमको थ्रेशर मशीन होती है जो अनाज को काटती है, फसलों को काटती है। वो क्या करते हैं, भूसे को अलग और अनाज को अलग करती है। तो मक्खन को क्या करते हैं कि भूसे अलग हो जाता है और फसल के अलग हो जाते हैं। और साथ ही में बता दें, मक्खन को पृथक करने के लिए दूध का दही से मंथन किया जाता है। आपको बता दें कि रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। क्या कहते हैं, रेशों को बीजों से पृथक करने के लिए कपास को ओटते हैं, निकालते हैं। ठीक है, कदाचित आपने नमकीन, दलिया या अथवा पोहा खाया होगा। आपको बता दें बच्चों, अपने अपने घरों में कभी नमकीन, दलिया अथवा पोहा खाया होगा कि यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले इन्हें सावधानीपूर्वक हम बाहर निकाल देते हैं। क्या करते हैं, आपने देखा हो कोई पदार्थ में कि कोई जैसे हम खाना ही खाते हैं उसमें ज़्यादा मिर्च होता है, क्या करते हैं, उसको पहले ही निकाल देते हैं, सावधानीपूर्वक क्या होता है, बाहर निकाल देते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर एक टोकरी में आम, आपको बता दें बच्चों कि कल्पना कीजिए, आप इमेजिन कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद रखा है। आपको बता दें कि आम और अमरूद रखा है और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा जाए। आपको क्या कहा जाए कि एक टोकरी में आम और अमरूद है और इन्हें आपको अलग करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर एक पृथक अलग बर्तन में क्या रख देंगे। क्या करेंगे, आप आम को अलग और एक बर्तन लाए, 2 बर्तन लाए, एक आम को अलग और अमरूद को अलग करके रखेंगे। क्या यह सही है? आपको पता है, जैसे दूध का दही का मंथन करने का मक्खन से निकाला जाता है। ठीक है, ऐसा करने पर सरल प्रतीत होता है। क्या होता है, सरल प्रतीत। परंतु यदि पृथक किया जाने वाले पदार्थ आम या अमरूद की तुलना में बहुत से छोटे हो तो अगर जो पृथक करने वाले पदार्थ है आम अमरूद की तुलना में बहुत छोटे-छोटे हो तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा। जैसे आपको आम अमरूद की जगह पर थोड़ा चावल दे दिया जाए तो उसको पृथक करने के लिए क्या करना होगा। ठीक है, कल्पना कीजिए यदि आपके रेत और नमक का मिश्रण से भरा कोई गिलास दे दिया जाता है बच्चों। अब कल्पना करिए बच्चों कि जो रेत और नमक के जो मिश्रण है उसे मिश्रण से भरा कोई गिलास दे दिया जाता है तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर ये पृथक करने की सोचना भी असंभव है। आपको बता दें, कोई कह दे आपको कि नमक और रेत का मिश्रण लीजिए और उसको क्या करिए, अपने हाथों से नमक को रेत को अलग करिए, तो यह करना असंभव है। सर, हम ऐसे कर हाथ से तो हम निकालते ही रह जाएंगे। ठीक है, परंतु पहली यह जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने की हमें आवश्यकता क्यों होती है। आपको बता दें कि पहली अगर रेत और नमक के मिश्रण को दे दिया जाए तो पहली क्या सोचती है कि इससे ऐसी पदार्थ को पृथक करने की हमें आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, पहले इसको आगे समझने से पहले क्रियाकलाप देखते हैं। इस साड़ी में 3.1 में एक कॉलम में तभी दिखाते हैं, एक में पृथक के कुछ प्रक्रम दिए गए। पृथक करने का कुछ प्रक्रम दिए गए। पृथक करने का उद्देश्य अथवा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 और 3 में दिया गया। ठीक है, तथापि कॉलम 2 और 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। क्या प्रत्येक पदार्थ को
देखिए, हमें पदार्थ के पृथक क्यों करते हैं उसके बारे में बताते हैं। देखिए, पृथक्करण क्रम या पृथक्करण प्रक्रम उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक करते हैं, किन वस्तुओं के लिए, किसके लिए हम पृथक करते हैं, वो अलग करते हैं। और पृथक अवयवों को हम क्या करते हैं, ठीक है। जैसे चावल से पत्थरों को पृथक करना, जैसे हम चावल लेते हैं, चावल में जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनको क्या अलग करते हैं। वो दो विभिन्न, आपको बता दें, उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक करते हैं, दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को अलग करते हैं। क्या करते हैं, चावल भी हमें उपयोग होता है, पत्थर हमारे यहाँ निकल, उसको हम निकाल देते हैं, ठीक है। पृथक अवयव क्या होता है, एक ठोस अवयव को फेंक देते हैं। और बता दें, हम ठोस अवयव को क्या फेंक देते हैं। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करते हैं। मक्खन हमको प्राप्त करना है तो दूध को मथते हैं, ठीक है। वो अनुपयोगी अवयव को दूर करना होता है, अनुपयोगी अवयव को दूर करना होता है। और हमें अशुद्धियों को फेंक देते हैं। क्या कहते हैं, अशुद्धियों को फेंक देते हैं। चाय की पत्तियों पृथक करता है। आपको बता दें, जो हम चाय की पत्तियों चाय बनाते हैं और चाय की पत्तियों से चाय को अलग और पत्ती को अलग करना होता है, तो उसको हम छानते हैं। हानिकारक अवयव अथवा अशुद्धियों को क्या दूर कर देते हैं। उद्देश्य क्या होता है, हानिकारक अवयव को अशुद्धियों से दूर करना होता है। और जो पृथक अवयव को हम क्या करते हैं, जो हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, हम दोनों अवयव का उपयोग करते हैं। चाय पत्ती को हम रिच में डाल देते हैं, तो वो क्या होता है, हाँ, खाद के रूप में उपयोग हो जाता है, ठीक है। आपको बता दें कि प्रक्रम का उसके उद्देश्य था कि पृथक अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलाकर कर सकते, पृथक प्रक्रम का उद्देश्य, उसके उद्देश्य तथा पृथक अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थ को पृथक करने की आवश्यकता होती है। बता दें, हम देखते हैं किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक और तथा अनुपयोगी पदार्थ को पृथक करने की आवश्यकता होती है। हम कोई पदार्थ को, जैसे ही हम चावल को लेते हैं, चावल में जो कंकड़ पत्थर होते हैं, कंकड़ क्या होता है, वो हमारे हानिकारक होता है। चावल के हमारे अनुपयोगी पदार्थ होता है, उसके लिए अलग करते हैं। जो कंकड़ है वो हमारे लिए हानिकारक है, तो क्या उसको हम अलग कर दें, ठीक है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थ को भी पृथक करते हैं, जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कण के अमाप, उनकी जो साइज होती है, पृथक किए जाने वाले, जो हम अलग करने वाले पदार्थ होते हैं, उनके कणों की माप और द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। द्रव्य कण का कण छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। ये पदार्थ ठोस भी होता है, द्रव भी होता है, गैस भी हो सकता है, ठीक है। पृथक करने वाला जो पदार्थ होता है, उसकी जो साइज छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, गैसीय रूप में भी हो सकता है। ये बता दें कि ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। कोई भी हो सकती है इनमें से, ठीक है। इसके लिए हमें किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक कैसे करें जिसके गुणधर्म की अत्यधिक भिन्नता होती है, जिसके गुणधर्म की अत्यधिक क्या भिन्नता है, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है पृथक्करण की विधियाँ। अभी तो हम पृथक्करण कैसे करते हैं उसके बारे में जाने। अब हम देखेंगे कि पृथक्करण की विधियाँ है, कौन सी विधियाँ है, कितनी है, कि जिसकी वजह से हम हर प्रत्येक पदार्थ को अलग कर सकते हैं अशुद्धियों से, ठीक है। अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। तो इनमें से कई विधियों का उपयोग अपने दैनिक जीवन क्रियाकलाप में भी करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों की जो पृथक्करण की कुछ साधारण विधियाँ, उनके बारे में बात करेंगे, जो इनमें से हम बहुत सी विधियों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, ठीक है। पहला टॉपिक है हस्त का चयन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके पहले हस्त चयन पढ़ने से पहले क्या करते हैं, एक क्रियाकलाप करते हैं। देखिए, दुकान से खरीदा गया अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। देखिए, एक कोई दुकान से जाइए, वहाँ से अनाज का एक पैकेट खरीद करिए, ठीक है। अब अनाज को कागज के शीट पर फैला दीजिए। अब क्या करना है, अनाज को लाइए और कागज के शीट पर फैला दीजिए। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अन्न का कण देखते हैं? जैसे आपको पता है, जब एक ही प्रकार के कागज पर आपको बता दें, जैसे ही आप दुकान पर जाते हैं, दुकान पर जाके जो अनाज की एक पैकेट लेकर आइए और उसको क्या करना है, एक पेपर के शीट पर फैला दीजिए। आप क्या देखते हैं कि एक ही प्रकार के अन्न के कण पाते हैं। क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्न कण तथा अन्य खाद्य कण भी होते हैं?
अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े भूसे तथा अन्य 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 कणों को से पृथक कीजिए। जैसे आप अनाज का पैकेट दुकान से लाते हैं और जब इसको पेपर के शीट पर फैलाते हैं तो क्या आप देखते हैं बच्चों कि एक ही प्रकार के उसमें अन्न के कण होते हैं। उसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्य खाद होते हैं उनमें। अब क्या करना है, अपने हाथ से पृथक कर उसमें जो कंकड़ पत्थर जो भी है भूसी, उसे क्या आपको हाथ से पृथक करना है। भूसे अन्य कणों को भी इससे पृथक कीजिए। ठीक है, आपको बता दें हस्त चयन की विधि। हस्त चयन की इस विधि का उपयोग हम लोग मेथड पढ़ेंगे हस्त चयन विधि। इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों को पृथक तथा भूसे को पृथक करने में किया जाता है। हस्त चयन जैसे हम हाथ से चुन कर उसको क्या करते हैं, जैसे गेहूं है, चावल में जो छोटे छोटे ईट पत्थर होते हैं, भूसी होती है, क्या कहते हैं, बड़े मिट्टी के कणों को पृथक तथा भूसे को अलग करने में किया जाता है। ऐसी अशुद्धियाँ जिसकी मात्रा बहुत अधिक नहीं होती है, ऐसी स्थितियों में हम हस्त चयन द्वारा ही पृथक करना का सुविधाजनक विधि लगती है। ठीक है, जैसे थोड़ा सा चावल है, थोड़ी सी ही ज़्यादा चावल में, जैसे थोड़ा एक बर्तन में थोड़ा सा चावल है और उसमें थोड़ा सा ही कंकड़ है, तो क्या करेंगे, उसको हम हाथ से चुन लेंगे। अगर ज़्यादा हो तो भी उसको हाथ से चुन लेंगे, पर लेकिन ऐसी स्थिति में अलग कोई वस्तु हो उसको चुनना हो तो हम ऐसे हस्त चयन विधि का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है उसके बारे में देखें। अपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों को गट्ठे देखें। आपको बता दें, अपने खेत तथा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के गट्ठे देखे होंगे जिससे भूसा निकलता है। ठीक है, सूखे पौधे से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। बता दें, बहुत से खेतों में देखा होगा आपने बच्चों की जो अनाज की डंठलें होती काट कर रख दी जाती है और बाद में क्या कहता है, उसको पौधे से अनाज को अलग करने से पहले धूप में उसको क्या सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंठी पर अन्न कण लगे होते हैं। आपको बता दें कि धान के जब प्लांट देखे होंगे आप लोग, उसके प्रत्येक सूखे डंठे पर अन्न के कण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठों पर लगे अन्न कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। ठीक है, किसान अन्य कणों को सूखे पौधे से इतने गट्ठों में से अनाज को कैसे पृथक करते, कैसे अलग करते हैं। खुद आम तथा अमरूद को वृक्ष से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्न का जो कण होता है पौधे के, जो गेहूं के अन्न कण होते हैं, अन्न कण आम अमरूद की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको डंडियों से तोड़ना असंभव होता है। इसलिए इनको डंडियों से तोड़ना क्या होता है, असंभव होता है। अन्न कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है, आप बताइए कि जो अन्न के कण है, जो पौधे गेहूं या चावल के जो पेड़ है, उनको हम पृथक जो उन पे अन्न कण लगे होते हैं, अन्न कणों को कैसे पृथक किया जा सकता है। ठीक है, पौधे और सूखे पौधों की डंडियों के अन्न कणों अथवा अनाजों को पृथक करने की प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। इसमें आपको बता दें, इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अनकड़ों से पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है। आपको बता दें कि कभी कभी जो थ्रेशिंग का कार्य क्या होता है, बैलों की सहायता से किया जाता है। पहले जमाने में किया जाता था। अत्यधिक मात्रा में अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। आपको बता दें कि आज के खेत में क्या होता है, फसलों की कटाई थ्रेसिंग के माध्यम से होती है, जिससे अन्न कणों को ऊपरी अन्न जो जितनी अनाज होती है उनको काट लिया जाता है। ठीक है, देखिए जैसे ये अंकल जी क्या कर रहे हैं, पीट कर अपने धान अनाज को क्या अलग कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक निष्पावन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक क्रियाकलाप करते हैं, देखते हैं निष्पावन होता है कि इसमें क्या विधि है। सूखी रेत, जैसे सूखा हुआ रेत है और लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। आपको क्या करना है बच्चों, सूखा रेत लेना है, जैसे सूखी बालू लेना है और लकड़ी के बुरादा अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का मिश्रण बनाइए। ठीक है, इस मिश्रण को क्या करना है, किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र या अखबार के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान दीजिए कि क्या आपने दोनों अवयवों को आसानी से अलग कर सकते हैं। जैसे आपको सूखी पत्ती लेना है,
रेत चाहे बुरादा, अब लकड़ी का बुरादा लेना है, उसको मिक्स करना है और उसको क्या करना है, पेपर पे फैला देना। ठीक है, मिश्रण को ध्यान देना है कि क्या आप दोनों अवयव को फिर से अलग अलग कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। क्या दोनों अवयवों के कणों को आप आपस में समान है, आपस में समान है। क्या हस्त चयन द्वारा अवयवों को पृथक करना होगा। आपसे कोई कह दे बच्चों को उस मिक्सर को मिलाइए और उस मिक्सर को जो मिक्सचर बनाए हम लोग उस मिक्सचर को क्या करना, अलग करना है। अलग करेंगे तो कोई कह देगा आप अलग कर सकते हैं, करना संभव है। अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे स्थान पर खड़े हो जाइए। क्या करना है, जो आप इस मिश्रण जो लिए हैं उसको किसी खुले स्थान पर ले जाइए और किसी ऊंचे स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट से तथा अथवा समाचार पत्र पर रखिए। आपको रखना है, जिस पर प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। ठीक है, क्या होता है कि क्या दोनों अवयव रेत एवं बुरादा सूखी पत्तियों का पाउडर जो एक ही स्थान पर गिरते हैं। एक ही स्थान पर क्यों, क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है। क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयव पृथक करने में सफल है। किसी मिश्रण में किसी मिश्रण के अवयव को इस प्रकार पृथक किसी मिश्रण के अवयव को इस प्रकार पृथक करने की विधि को निष्पादन कहलाती है। ठीक है, जैसे आपको बता दें, निष्पादन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयव को पृथक करने के लिए किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे के भारी अनुकरणों से पृथक करने के लिए करते हैं। जैसे आपको बता दें बच्चों, जैसे आप सूखी रेत और लकड़ी का बुरादे चाहे सूखी पत्तियों का मिश्रण बनाए थे, उस मिश्रण को क्या करते हैं, आप वो एक प्लेट में लेते हैं। प्लेट में उसको आपको कहा जाता है कि इसको पृथक करना है। तो आप क्या करेंगे, उसको पृथक करने के लिए बच्चों कि आपको किसी ऊंची स्थान पर जाना है। जैसे ये औरत है, वो एक टेबल पर बैठ गई है और समझिए ये जो रेत और सूखी पत्तियों का जो मिश्रण है उसको लिए। आपको बता दें कि जो वो ऊपर से गिरा रही हैं, तो रेत क्या, जो सूखी पत्तियां होती है हल्की होने के कारण दूर चली जाती हैं। रेत क्या होता है, वो भारी होने के कारण एक ही जगह स्थान पर गिरने लगता है। ठीक है, उसी प्रकार आपको बता दें कि पहले के ज़मानों में कहीं कहीं आज इस समय भी कहीं होता होगा। जैसे आपको बता दें, किसान क्या करते थे, अपने हल्के भूसे से जैसे थ्रेशिंग हो जाता था, थ्रेशिंग होने के बाद जो भूसा होता था, भूसे को अनाज से भूसों को अलग करने के लिए, अनाज से भूसे को अलग करने के लिए इसी विधि का, निष्पादन विधि का अलग करते कि औरतें किसी ऊंची स्थान पर खड़ी हो जाती और उसको बाद जो प्लेट में जो मिश्रण होता था, अनाज होता था, अनाज एक जगह गिरता जाता, जो भूसा हल्के होने का कहीं वो आज दूर जगह गिरता था। ठीक है, इसी विधि से हम अनाज को भूसे से अलग करते थे, निष्पादन विधि द्वारा। ठीक है, निष्पादन विधि में क्या होता है कि जो भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं। जैसे हमको बताए हैं कि आप अगर रेत और लकड़ी के बुरादे या पत्ती का मिश्रण लिए थे, उसमें जो पत्ती का मिश्रण हल्के होने के कारण कहीं दूर जाकर एकत्र हो जाएगा, जबकि अन्य कण पृथक होकर निष्पादन प्लेटफॉर्म के निकट के एक ढेर बना लेंगे। जैसे ही आप अब फिर अन्य जो भूसे की जो सूखी पत्तियां थी, क्या होता है, वो कहीं दूर जगह गिरती, लेकिन जो रेत होगा वो एक ही जगह आकर निष्पादन प्लेटफॉर्म के निकट ही गिरेगा, जहाँ आप होंगे उसी के थोड़ा सा बगल में गिरेगा। ठीक है, जबकि अन्य कण क्या होते हैं, पृथक होकर निष्पादन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। ठीक है, अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य प्रयोजन में किया जाता है। ठीक है, अब हम चालन विधि का प्रयोग, आपने कभी आटा चालते हुए देखा होगा बच्चों। ठीक है, कभी कभी हमें आटे के व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। जैसे ही आप कभी आटा का व्यंजन बना रहे हैं, तो जैसे रोटी बना रहे हैं, हमें इसमें उपस्थित चोकर अथवा अन्य औषधियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। हमको रोटी बनाने से पहले हमें आटा को छानना होता है, जिसमें उपस्थित जो चोकर होता है, जो अन्य औषधियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं,
जैसे जैसे हम आटा का कोई व्यंजन बनाते हैं तो उसमें बहुत से अशुद्धियाँ होती हैं, जिसमें जैसे चोकर अन्य अशुद्धियों को पृथक करने के लिए हम चालन की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं कि इसके लिए हम चलनी का उपयोग करते हैं। आटा को चालने के लिए हम चलनी का उपयोग करते हैं, जिसे छन्नी कहते हैं। तथा उसमें उसमें आटा डालते हैं, क्या कहते हैं, जैसे फिगर में दिखाया गया है, आटा डालते हैं। आटे के छोटे-छोटे कण चलनी के छिद्रों द्वारा क्या कहते हैं, निकल जाते हैं। आटे के जो छोटे-छोटे कण होते हैं, आटे के छोटे-छोटे कण चलनी के छिद्रों द्वारा निकल दिए जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ चलनी में ही रह जाती है। प्रायः हम क्या करते हैं कि आटे की मिल में गेहूँ को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसी अशुद्धियों के को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूँ की बोरी को एक तिरछी चलनी पर डाला जाता है, जैसे चालन द्वारा पृथक डंडिया तथा भूसा का निष्पादन थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं तो उसको दूर किया जाता है। क्या किया जाता है? थ्रेसिंग के बाद थ्रेसिंग होता है, फिर निष्पादन विधि होती है, फिर क्या होता है, चालन के द्वारा हम छोटे-छोटे जो कण होते हैं चलनी छिद्रों से क्या निकाल देते हैं। ठीक है, जैसे आपको देखते होंगे कि आपकी मम्मी आटा पिसवाने के लिए भेजने के लिए पहले गेहूं को धोती हैं, उसके बाद उसमें जो फटकती हैं, जो उसमें कंकड़ पत्थर हाथों से निकालती हैं, उसके बाद आटा पीसने के लिए चक्की में हम भेजते हैं। गेहूँ पीसने के लिए हम चक्की में देते हैं, तो चक्की में पीस कर आता है। तब क्या करते हैं हम, जैसे ही रोटी बनाना होता है तो आटे को छलनी में लेते हैं, उसमें चालते हैं। जो आटा पीसने के लिए गया तो उसमें जो छोटे-छोटे कण रह जाते हैं तो उसको हम छलनी के माध्यम से निकाल देते हैं। आपने इसी प्रकार बड़े-बड़े चालनों का भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत के कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। आपको बता दें कि इसी प्रकार के बड़े-बड़े चालनों का, जैसे हम छोटा चालन का अपने घर में उपयोग करते हैं, इसी प्रकार बड़े-बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले जैसे ही घर बनते हैं वहाँ पे बड़े-बड़े चालन का उपयोग होता है। जैसे आपको रेत कंकड़ तथा पत्थर को पृथक करने के लिए उपयोग में लाते देखा होगा। जैसे आपको पता होगा कहीं पे घर बनता है, चाहे आपका घर बना होगा, तो आप देखते हैं कि जो मिस्त्री होते हैं क्या करते हैं, वो बालू को चालने के लिए कहते हैं। बालू चालने वाला एक बड़ा सा चालन होता है, जिससे बालू को चालने के लिए कहते हैं, जिससे बालू में बड़े-बड़े जो कंकड़ पत्थर होते हैं उसको अलग किया जाता है। ठीक है, अलग किया जाता है, जिससे हमारा जो सीमेंट हो वो मुलायम बन सके और हमको जो प्लास्टर करना है उसमें आसानी हो सके मिस्त्री के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे क्रियाकलाप 4 के बारे में। देखिए दिखाया गया है पे चालन द्वारा कंकड़ तथा पत्थरों को रेत से पृथक किया जाता है। क्या कहता है? बालू से पृथक किया जाता है। अब देखिए कक्षा में एक चलनी थोड़ा सा आटा घर से ले आइए। क्या करना है बच्चों, आपको एक कक्षा में आपको क्या करना है, चलनी लेना है और थोड़ा सा आटा घर से लेकर जाना है। ठीक है, चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक कीजिए। क्या करना है, चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक करना। ठीक है, पृथक कीजिए, अलग कीजिए। अब चाक का पाउडर बनाइए। चाक जो होता है जिसे हमको लिखते हैं, चाक का पाउडर बनाइए तथा उसको आटे के साथ मिलाना है। आटे के साथ मिलाना है। इस मिश्रण का चालन कीजिए, उसको चालिए। अब क्या हम चालन द्वारा चाक पाउडर तथा आटा को पृथक कर सकते हैं? क्या बता सकते हैं? चालन द्वारा हम आटा और चाक के पाउडर को अलग कर सकते हैं। चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयव जिनके मापों में अंतर हो तो पृथक करने में किया जाता है। आपको बता दें, चालन विधि का प्रयोग हम ऐसे में करते हैं, दो ऐसे मिश्रण में करते हैं जिनका मापों में अंतर हो, मापों में क्या अंतर और पृथक। जैसे आटा क्या होता है, थोड़ा महीन होता है, बहुत ही महीन होता है, लेकिन जो चोकर होता है उसी का थोड़ा खुदरा, इसलिए हम चालन विधि के प्रयोग से हम चोकर को आटे से अलग कर लेते हैं। ठीक है, पर हम चाक और आटे को चालन विधि से उसका अलग नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अगला हमारा टॉपिक है असाधन निस्तारण। अगला हमारा टॉपिक असाधन निस्तारण तथा निस्यंदन होता है। ठीक है, असाधन निस्तारण तथा निस्यंदन होता है। ठीक है, कभी-कभी मिश्रण के अवयवों को निष्वासन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं हो पाता। बता दें कि कभी-कभी हम मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते। ठीक है, उदाहरण के लिए आपको बताते हैं, चावल तथा दाल में
दाल में धूल मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे चावल तथा दाल में धूल कण मिट्टी होते क्या करते हैं हम उसको निष्पावन अथवा स्वास्थ्य चयन विधि द्वारा अलग कर लेते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियाँ कैसे पृथक करें? आपको बताते हैं चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस अशुद्धियों को कैसे पृथक करेंगे, ठीक है। आपको बता दें प्राय पकाने से पहले चावल तथा दालों को जल से धोया जाता है। हम चावल को बनाते हैं, भात बनाने से पहले चावल बनाने से पहले चावल चाहे दाल को क्या करते हैं उसको जल से पानी से धोते हैं। जब आप चावल या दाल को जल डालते हैं तो तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं। जैसे धूल के कण जैसे ही हम चावल को धोते हैं चाहे दाल को धोते हैं तो जो उसमें से पीला पदार्थ होते हैं समय निकलता है और जो चावल की जो अशुद्धियाँ होती है धोते समय निकलती है, यह अशुद्धियाँ जल में चली जाती है। क्या थे अशुद्धियाँ क्या जल में चले जाते हैं। सोचिए बच्चों कि बर्तन की तली में कौन डूबेगा। आपको बता दें कि जैसे अशुद्धियाँ जल में चली जाती है तो अब सोचिए कि बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल। जैसे आपको पता है कि जैसे ही हम धुलते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप देखते हैं कि जो चावल को धुलते हैं तो चावल में जो ऊपर से जो उसके ऊपर धूल कंकड़ पत्थर लगते हैं ऊपर तैरने लगते हैं और जो गंदगी होती है चावल से ऊपर निकल जाती है, पानी में आ जाती है। जैसे उसको बताया करते हैं हम क्या आपने देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है। क्या करते हैं हम बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं और क्या होता है जल को बाहर गिरा देते हैं। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव नीचे तली में क्या बैठ जाने के कारण प्रक्रम को अवसाधन कहते हैं। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी जो अवयव होते हैं कंकड़ पत्थर क्या होते हैं और नीचे बैठ जाने के प्रक्रम को अवसाधन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी के सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहता है। आपको बता दें अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं, ठीक है। आपको अवसाधन और निस्तारण समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। आइए अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाएं जिनमें अवयवों को अवसाधन निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। आपको बता दें चलिए अब हम अगला उदाहरण देखते हैं कि जिनमें अवयवों को अवसाधन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, ठीक है। यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। बता दें उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रण को कुछ समय के लिए रखे दिया जाना चाहिए तो वे दो पृथक परतों में बट जाते हैं। परतों में बट जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक करते हैं। यह सिद्धांत ऐसे द्रव को मिश्रण से पृथक करने में उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल और जल को जैसे ही हम पानी में तेल को डालते हैं तो उनके जो तेल होता है ऊपर क्या तैरने लगता है, उनके मिश्रण इस विधि द्वारा पृथक किया जाता है किसी निस्तारण द्वारा, ठीक है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रण को कुछ समय के लिए रख दिया जाए तो दो पृथक परत में बट जाते हैं। जैसे ही हम पानी में तेल डालते हैं तो जो पानी में क्या होता है ऊपरी लेयर तेल की बन जाती है तो उसको हम निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। क्या निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। ऊपरी परत बनता है तो उसे हम निस्तारण विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, ठीक है। आइए फिर अब हम फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करते हैं। जैसे चाय तैयार करने आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करते हैं। किसी ठोस तथा द्रव पर मिश्रण विचार करते हैं कि चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं। आपको बता दें जैसे ही हम चाय बना लेते हैं चाय की पत्तियों को अलग करना हो चाय से तो उसके लिए हम क्या करते हैं अक्सर आप छन्नी का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं हमको चाय की पत्तियों को अलग करना हो तो उसके लिए हम छन्नी का उपयोग करते हैं।
आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखते हैं कैसे। अब हम लोग चाय की पत्तियों से चाय के पत्ते निकाल छन्नी का पत्ते, लेकिन अब हम निस्तारण विधि का उपयोग करके देखते हैं। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियाँ परंतु कुछ चाय में पत्तियाँ भी मिलती हैं। अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। आपको क्या करना है, चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। आपको क्या चाय की सारी पत्तियाँ छन्नी में रह जाती हैं? इस प्रक्रम को निस्यंदन फ़िल्टर कहते हैं। फ़िल्टर करना कहते हैं, निस्यंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? निस्यंदन कहते हैं। क्या करना है, अब चाय के एक छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियाँ छन्नी में रह जाती है? तो इस प्रक्रम को निस्यंदन फ़िल्टर कहते हैं। अब सोचिए, तैयार चाय से चाय की पत्तियाँ पृथक करने में निस्तारण और निस्यंदन से कौन सी विधि अच्छी है? निस्तारण तथा निस्यंदन में कौन सी विधि अच्छी है? आइए अब हम अपने प्रयोग में आने वाले जल के उदाहरण के लिए विचार करते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि हम जल के उदाहरण का विचार करेंगे। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? हमको सब पीने के लिए क्या सुरक्षित जल की आवश्यकता होती है? कभी-कभी हम नलों में गंदा जल प्राप्त होता है। कभी-कभी हम देखते हैं कि जो हमारे आस-पास के जितने नल होते हैं उनमें गंदा जल प्राप्त होता है। जैसे तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकिल होता है। पंकिल अशुद्धियाँ होती है। विशेषकर बरसात के दिनों में क्या होता है, अशुद्धियाँ मिलती है। इससे हमारे आसपास जो जितने भी हमारे हैंडपंप के पानी हो रही है वो उसमें गंदगी होती है, जिससे क्या करते हैं हम उसको पीने से बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, अब हम यह देखेंगे कि हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी और अम्लीय अशुद्धियों को दूर कर सकते। जल से मिट्टी और अम्लीय अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। ये कि हम देखते हैं कि क्या हम पृथक्करण के कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी होती है, जल में जो मिट्टी होती है और जैसे अम्लीय अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। उसको अशुद्धियों को दूर करने के एक क्रियाकलाप देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, उसके बारे में तालाब या नदी का पंख जलेंगे तालाब या नदी का एक जल लेना है। यदि यह न मिल सके तो आपको बता दें, तालाब या जल का नदी न मिल सके तो एक गिलास जल में थोड़ी सी मिट्टी मिला दे। क्या करना, अगर तालाब या नदी का जल न मिले बच्चों तो आपको क्या करना है, तो एक गिलास में थोड़ी सी मिट्टी मिला दे। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। क्या जल का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए, ध्यान से देखिए और अपने परीक्षण को लिखना है। ठीक है, क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है? क्या गिलास की तली में देखना है कि कुछ मिट्टी बैठ गई है? ऐसा क्यों होता है? इस प्रक्रम का आप क्या कहेंगे? ठीक है, अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा सा तिरछा करना है। आपको बिना हिलाए गिलास को क्या करना है, थोड़ा सा तिरछा करना है। ठीक है, गिलास को थोड़ा तिरछा करना है। तिरछा कीजिए। इस गिलास के ऊपर जल को दूसरे गिलास में उड़ेल देना है। इस गिलास को एक दूसरा गिलास लेना है। इस जल को क्या दूसरे गिलास में क्या डाल देना है। आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? ठीक है, क्या दूसरे गिलास का जल भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है? आपको देखना है कि दूसरे गिलास में जिसमें हम जल डालते हैं, दूसरे गिलास का जल भी पंकिल अथवा भूरा है, मतलब गंदगी है उसमें। और अब इसका निस्यंदन कीजिए। क्या करना है, निस्यंदन करना है। क्या चाय की छन्नी ने ये कार्य किया है? क्या करना है, इसका निस्यंदन करना है। कीजिए। क्या चाय वाली छन्नी से यह कार्य किया जा सकता है? आइए कपड़े की सहायता से जल को निस्यंदन करने का प्रयास करते हैं। चाय की छन्नी से जानेंगे तो जो भी मिट्टी की अशुद्धि होगी ना, वो भी मिट्टी दूसरे वाले पात्र में चली जाएगी। ठीक है, पहले वाले पात्र में से हम जैसे ही छानते हैं तो मिट्टी की जो अशुद्धि होगी ना, दूसरे पात्र में चली जाएगी, दूसरे गिलास में चली जाएगी। ऐसे जल की निस्यंदन करने के लिए हम कपड़े के टुकड़े के बुने हुए तागों के बीच में छोटे से छिद्र तथा रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्यंदन के रूप में किया जाता है। कपड़े का इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्यंदन के जैसे ही हम कपड़ा लेते हैं, कपड़े से हम जल के मिश्रण को छानते हैं तो क्या होता है, जो मिट्टी होती है ना, वो क्या होती है, दूसरे बर्तन में जाने नहीं देती कपड़े का लेयर। ठीक है, इस विधि को निस्यंदन विधि कहते हैं। ठीक है, यदि जल अभी गंदला है, अब बता दें, अभी जल गंदा है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदन कर सकता है। आपको बता दें, अभी हम कपड़े के छाने के बाद भी हमारा जल गंदा है तो उसको हम फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदन अलग कर सकते हैं, जिसमें और भी छोटे छोटे रंध्र होते हैं।
जब हम दूसरे गिलास में डालते हैं तभी भी हमारा जल गंदा रह जाता है, तो अशुद्धियों को फिल्टर पौधों द्वारा निस्यंदन करते छानते हैं, ठीक है, जिसमें और भी छोटे छोटे रंध्र होते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदन होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं, जैसे फिगर में दिखाया गया है। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़ते हैं। क्या करते हैं, फिल्टर पेपर लाते हैं, उसको क्या कहते हैं, शंकु की तरह मोड़ते हैं, मोड़ के कीप के जैसा संरचना बनाते हैं। देखिए फिगर में दिखाया गया कीप जैसा संरचना दिखाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र में के ऊपर धीरे धीरे डालते हैं। क्या करते हैं, उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते हैं तथा फिल्टर पत्र ही एक पर ही रह जाते हैं। फिर जो मिश्रण होता है उसको हम डालते हैं। जो मिश्रण में जो ठोस कण होता है ना, सॉलिड कण होते हैं, जो क्या करते हैं, फिल्टर पत्र के ऊपर ही रह जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको बता दें, जैसे ये फिल्टर पत्र है, उसको फिल्टर पेपर लेकर आते हैं, उसको शंकु की जैसे कीप जैसे संरचना बनाते हैं। उसको क्या करते हैं, जैसे एक कीप में फिल्टर पेपर लगा, उसको क्या करते हैं, जब उसको मिश्रण को हम डालते हैं तो क्या जो ठोस कण होते हैं ना, ठोस कण के तहत फिल्टर पेपर के ही ऊपर रह जाता है। जो फ्रेश वाटर निकलता है, देखिए दिखाया गया है फिगर में कि फिल्टर पत्र का उपयोग में निस्यंदन विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। साधारणता को बताया जाए तो फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनसे बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। आपको बता दें, पहले हम फलों या सब्जियों के रसों को पीने से पहले बीजों तथा ठोस कणों को क्या पृथक अलग करते हैं ना। आपने देखा होगा, कोई मार्केट में जाते हैं, जूस पीने जाते होंगे, तो फल और सब्जियों को जैसे ही हम रस पीने जाते हैं तो रस पीने वाला क्या करता है, रस पीसकर उसके बीज को अलग करता है, निकालता है, छानने के निकालता है। निस्यंदन विधि का उपयोग आपको बताते कहाँ कहाँ होता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी होता है। जैसे ही आप देखते हैं कि घर में जो पनीर बनता है क्या है, उसमें भी निस्यंदन विधि का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, नींबू का, दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू रस मिलाया जाता है, जिससे पनीर के ठोस कण होते हैं, ठोस कण तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे पनीर क्या होता है, फट जाता है, पनीर जो होता है वो इकट्ठा वो ठोस रूप में आ जाता है, जो लिक्विड होता है मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है। पनीर को इस मिश्रण के कपड़े या छन्नी से फिल्टर करने से पृथक किया जाता है, फिल्टर करके पृथक किया जाता है। आपको बता दें, जो पनीर होता है, पनीर को मिश्रण से अलग करने के लिए कपड़े या छन्नी का उपयोग करके हम उसको अलग करते हैं, पनीर अलग करते हैं, जो उसमें से पानी निकलता है उसको अलग करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो पनीर निकालने की विधि होती है वो निस्यंदन विधि के द्वारा संपन्न होती है, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक वाष्पन। इसको हम कल वाले अपने आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।